वेलकम टू बी ए करेकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए करेकर में। दोस्तों मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन जियोग्राफी यानी मानव भूगोल पर। और दोस्तों मानव भूगोल में अगर आपने संभववाद नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। संभववाद हो गया, उसके बाद में प्रकृतिवाद है, नियतिवाद है या फिर निश्चयवाद है। इन सारे वाद को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक मानव भूगोल की आप बोल सकते हो एक जो मूलभूत अवधारणा होती है, जो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के, वो आपने नहीं समझा। जैसे कि और भी सारे बहुत सारे सिद्धांत हैं। पार्थिविकता का सिद्धांत है या इसी को एक संपूर्णता का सिद्धांत भी बोला जाता है। क्षेत्रीय वैभिन्न का सिद्धांत होता है, एक प्रिंसिपल ऑफ एरियल डाइवर्सिटी। फिर उसके बाद में अंतर संबंध का सिद्धांत है। बहुत सारे सिद्धांत हैं जिन पर चर्चा करनी होती है दोस्तों। तो आज एक सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों। वो कौन सा सिद्धांत है? वो है संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म। ठीक, तो पॉसिबिलिज्म पर हम आज चर्चा करेंगे। क्या होता है संभववाद, जानेंगे इस वीडियो के अंत तक दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। और वीडियो अगर दोस्तों पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो इंटर पास करके अभी भी बीए में आए हैं या फिर बीए करना चाहते हैं, अगर ज्योग्राफी लेने के इच्छुक हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद में उनमें जिज्ञासा होगी कि हाँ ज्योग्राफी ज़्यादा हार्ड नहीं है। ज्योग्राफी बिल्कुल भी हार्ड नहीं, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बीए फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है ये। बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है, मतलब द्वितीय प्रश्न पत्र है दोस्तों। और द्वितीय प्रश्न पत्र के साथ साथ ये वर्ष जो होगा 2020-21, मतलब 21 वाले आगामी जो परीक्षा होगी, ये कोविड-19 के बाद में जो सत्र चलेगा उसके से उससे रिलेटेड है, मतलब उसके लिए है वीडियो। ठीक, आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, संभववाद की विचारधारा का जो सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? तो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, एक नाम है फैब्रे। उन्होंने, उनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। तो जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री मतलब जो है जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन मतलब भौगोलिक इंट्रोडक्शन, भौगोलिक परिचय ऑफ हिस्ट्री मतलब भौगोलिक, भूगोल का परिचय, इतिहास मतलब भूगोल का पूरा इतिहास इन सभी में, इनमें इंक्लूड है। और दोस्तों ये सन 1921 ईस्वी में प्रतिपादित हुआ यह सिद्धांत संभववाद की विचारधारा का किसने किया? फ्रांसीसी इतिहासवेत्ता फैब्रे है। इनकी पुस्तक कौन सी है? जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। ठीक, 1925 ईस्वी में इन्होंने प्रतिपादन किया अपनी पुस्तक में, ठीक, संभववाद की विचारधारा का। बाद में ब्लास, ठीक, बिडाल डीला ब्लास या वाइडल डीला ब्लास इनका पूरा नाम है, इन्होंने ब्रूस, ठीक, ब्रूंस, उसके बाद में डिमांजिया, और फिर डिमांजिया जैसे फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने, ये सारे के सारे फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं। कौन? ब्लास, ब्रूंस, डिमांजिया। ठीक, ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताएं हैं। तथा ईसा वोमेन एवं कार्ल सावर जैसे अमेरिकन विद्वान, ये दोनों अमेरिकन विद्वान ने इस विचारधारा को विकसित किया। मतलब जो है, जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं ब्लास, ब्रोंस, डिमांजिया, इन्होंने भी समर्थन किया संभववाद का, जो फैब्रे के द्वारा प्रतिपादित की गई थी अपनी पुस्तक में 1925 ईस्वी में। उसके बाद में जो ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता जैसे कि ईसा वोमेन है और उसके बाद में कार्ल सावर है, इन्होंने भी इस विचारधारा का समर्थन किया और इसको आगे बढ़ने में मदद किया। आगे दोस्तों, संभववाद की विचारधारा का ये सिद्धांत, वातावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती है इसमें, और मानव अपने चयन के द्वारा उनका उपयोग चाहे तो कर सकता है और ना चाहे तो मतलब नहीं भी कर सकता है। मतलब जैसे कि एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे एक देसी भाषा में, एक अपनी व्यवहारिक भाषा के अंतर्गत अगर इस सिद्धांत को मैं बताना चाहूँ कि मान लिया आपके पास, मान लिया प्रकृति के द्वारा आपके पास खेत मिल चुका है, मान लिया 1 एकड़ की जमीन आपके पास है, आपको मिली है। अब चाहे तो उसमें आप गन्ना बोएं, चाहे तो आप जो है उसमें मिर्चा बोएं, या फिर उसमें जो इच्छा हो बोएं। मिर्चा बोएंगे तो तीखा काटेंगे, मतलब मिर्चा तीखा होता है। अगर गन्ना बोएंगे तो चीनी मिलेगी, जाहिर सी बात है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, अलग की बातें हैं। ठीक, इन सभी पर चर्चा करते हैं। आइए आगे उदाहरण इसका एक समझते हैं। उदाहरण दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक उदाहरण से के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आएगा ये संभववाद की विचारधारा जो है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, मतलब उष्ण कटिबंध मतलब होता है दोस्तों गर्म प्रदेश। ठीक, तो गर्म प्रदेशों में जो उष्ण कटिबंध है वो कहाँ से कहाँ तक उष्ण कटिबंध है दोस्तों? तो ये 0 डिग्री है अक्षांश। ये मान मतलब विषुवत रेखा जो है या फिर भूमध्य रेखा जो है, इसके 23.5 डिग्री या फिर 30 डिग्री ऊपर वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र क्या है? तो ये 23.5 डिग्री मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र, इसको उष्ण कटिबंध क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ पे गर्मी बहुत होती है। क्यों गर्मी होती है? क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो होता है विषुवत रेखा पर हमेशा लंबवत चमकता है, और सूर्य जो है कर्क रेखा पर आता है।
ठीक, भारत वगैरह में गर्मी होती है, ठीक, और जब मकर रेखा पे आता है तो ठंडी होती है भारत में, ठीक। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। तो उष्णकटिबंध मीन्स जहाँ गर्मी वाली एरिया है, गर्म इलाका है, उसको उष्णकटिबंध बोला जाता है दोस्तों। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में गन्ना, चावल, रबर, गेहूं आदि फसलों का उत्पादन हो सकता है। मतलब जहाँ पे गर्मी होती है, जैसे कटिबंधीय प्रदेशों में गन्ना बोया जा सकता है, चावल की खेती हो सकती है, रबर की खेती हो सकती है और गेहूं की फसल हो सकती है। यह सीमा प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई है। कोई किसान चावल की खेती करता है, कोई धान उगाता है, चावल धान एक ही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तथा कोई गन्ने की खेती करता है। ऐसा वह अपनी सुविधा या स्थिति के आधार पर करता है। मतलब अगर आपके पास गन्ने की बीज मिल रही है किसी के पास से, तो आप गन्ना बो देंगे। गेहूं की बीज मिल रही है तो गेहूं बो देंगे। या फिर आपको जो आप पर जो है उत्पादन होगा, वो आपकी उपभोग पर निर्भर होगा। मतलब जो आपको उपभोग करने की वस्तुएं जो डिमांड होंगी, जो डिमांड है आपकी, उसी के अनुसार पूर्ति करने हेतु आप खेतों में वो चीज़ें बोएंगे। और जब इस प्रकार की, तो प्रकृति के द्वारा भूमि आपको मिली हुई है, तो उस पर आप कुछ भी बो सकते हो। मतलब कहने का आशय ये है, ठीक। आपने मान लिया प्रकृति के द्वारा कोई चीज़ें प्राप्त है, मान लिया आपको पेड़ प्राप्त है, एक पेड़ है, मान लिया प्रकृति के द्वारा आपको प्राप्त हो गया पेड़, ठीक। अब उसमें क्या करें, आप उसको चाहे जलाने हेतु तो लकड़ी का उपयोग कर ले, या फिर उस पेड़ से जो है कुछ फर्नीचर्स वगैरह बनवा ले, ठीक। आप पे डिपेंड करता है। मतलब प्रकृति ने संभावनाएं प्रदान की, संभववाद का मतलब यही है कि आपको संभावनाएं प्रदान की गई हैं प्रकृति के द्वारा, और मनुष्य जो है वो उसका उपयोग अपने ढंग से कर सकता है। मतलब आपको प्रकृति के द्वारा वस्तुएं प्राप्त की गई हैं, संभावनाएं प्राप्त की गई हैं, माध्यम प्राप्त किए गए हैं। अब आप उन पे अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, आप जो इच्छा हो वो कर सकते हैं, ठीक। लेकिन प्राप्त किसके द्वारा है, प्रकृति के द्वारा है, ठीक। आगे चलते हैं। इस प्रकार प्रकृति संभावनाएं प्रस्तुत करती है, उसका उपयोग करना मानव की इच्छा पर निर्भर करता है, यही संभववाद है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, संभववाद को थोड़ा और डिफाइन करते हुए। संभववाद की विचारधारा के संबंध में विद्वानों के विचार। अब विभिन्न विद्वान हैं जो संभववाद पर अपना अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। संभववाद की विचारधारा के प्रतिपादक फैब्रे महोदय के अनुसार अगर देखा जाए, तो फैब्रे महोदय के अनुसार कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं, तथा मानव इन संभावनाओं का स्वामी होने के नाते इनके उपयोग का निर्णय करता होता है। मतलब ये कि कोई कहीं अनिवार्यता नहीं कि इस खेत में आपको गन्ना ही बोना है, आप उसमें गेहूं की खेती भी कर सकते हैं। सर्वत्र संभावनाएं हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं, हमेशा हर जगह संभावनाएं प्राप्त है। मानव इन संभावनाओं का स्वामी है, मतलब मानव उन संभावनाओं का स्वामी होता है कि इस पे मुझे क्या करना है, इस पे उसको प्रभुत्व संपन्नता मिली है, वो इस पे क्या है, प्रभुत्व संपन्न है, सॉवरेनिटी उसको प्राप्त है। उसके मामले में कोई हस्तक्षेप प्रकृति नहीं करने आएगी कि भैया आप गेहूं बो रहे हो तो गन्ना क्यों नहीं बो रहे हो, आप गन्ना भी बो गेहूं भी बो, मतलब या फिर गन्ना बो रहे हो तो गेहूं क्यों नहीं बो रहे हो, आपको गेहूं बोना चाहिए, गन्ना क्यों बो रहे हो। इस प्रकार की जो है दबाव, जो है इस तरीके का दबाव कोई प्रकृति के द्वारा नहीं है। आप अपने हिसाब से उसमें जो इच्छा हो बो सकते हैं। अगला दोस्तों, फैब्रे ने एक अन्य स्थान पर लिखा है कि मानव मात्र पशु ना होकर एक भौगोलिक कारक है। मानव को पशु से अलग करके हुए एक भौगोलिक कारक बताएगा। भौगोलिक कारक मनुष्य है, क्योंकि इसके पास श्रम शक्ति है, इसके पास बुद्धिमत्ता है, इसके पास जो है चलन प्रक्रिया है, मतलब चलने उठने बैठने की शक्ति, सोचने की शक्ति है। ये क्या है, भौगोलिक कारक है। वह पृथ्वी के बाह्य रूप में होने वाले परिवर्तनों में भाग लेता है, जिसका अध्ययन करना भूगोल का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, ठीक। तो ये जो वाद है मानववाद, तो मनुष्य के जो मनुष्य एक भौगोलिक कारक है, क्योंकि इसलिए मनुष्य का जो अध्ययन है वो भूगोल के अंतर्गत ही आता है, इसलिए मानव भूगोल पढ़ाई जाता है। इन्हें फैब्रे ने एक तर्क दिया। अगला है, फैब्रे ने मानवीय चयन को महत्व प्रदान करते हुए लिखा है कि प्रकृति मानव को किसी विशेष सड़क पर नहीं चलाती। पर क्या लिखा है कि प्रकृति मानव को किसी विशेष सड़क पर नहीं चलाती, अपितु प्रकृति मानव को कई संभावनाएं प्रदान करती है। इन संभावनाओं के चयन के लिए मानव स्वतंत्र होता है। मतलब ये कि इन्होंने कहा कि प्रकृति मानव को किसी विशेष सड़क पर नहीं, कि आप इसी रोड पर ही जाएंगे। मान लिया आपको लखनऊ जाना है, तो ये नहीं बताएगा कि आप केवल गोंडा के माध्यम से लखनऊ जाए, फिर फैजाबाद वाले रोड से जाए लखनऊ। आप किसी भी रोड से, चाहे गोंडा वाले रोड से जा सकते हैं, चाहे बहराइच वाले रोड से जा सकते हैं, चाहे फिर आप फैजाबाद वाले रोड से जा सकते हैं, किसी भी रोड से आप लखनऊ की यात्रा कर सकते हैं,
या फिर आपको कहीं भी जाना है तो आप किसी भी माध्यम से जा सकते हो। आपको ये पता नहीं, मान लिया आपको दूसरे देश जाना है, अमेरिका जाना है, तो आप जो है यहाँ से भी जा सकते हो, उड़ीसा के तट से भी इधर से होके जा सकते हो। आप जो है इधर जो है पूर्व पश्चिमी घाट से होकर के जो महाराष्ट्र वगैरह से जा सकते हो, ठीक, साउथ डिप वगैरह से जा सकते हो। आप किसी भी क्षेत्र से जा सकते हो। मतलब कहने का आशय ये है कि किसी विशेष सड़क पर नहीं चलाती है संभव प्रकृति, आपको संभावनाएं प्राप्त हैं, बहुत सारी सड़कें हैं, आप किसी भी माध्यम से कहीं भी जा सकते हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी लाब्लास को भौगोलिक अध्ययनों में संभववादी विचारधारा का प्रतिपादक माना जाता है। विडाल डी लाब्लास को फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं में क्या माना जाता है? संभववादी विचारधारा का प्रतिपादक माना जाता है, मतलब उस वहां पे फ्रांस में, ठीक। ब्लास ने एक ही प्रकार के प्राकृतिक वातावरण में विभिन्न संस्कृति स्तर वाले लोगों के रहन सहन के उदाहरण प्रस्तुत किए तथा उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समान वातावरण में विभिन्न मानवीय संस्कृति का मिलना मुख्य रूप से लोगों के दृष्टिकोण, मूल्यों तथा आदतों की भिन्नताओं का परिणाम है। मानवीय दृष्टिकोण तथा आदतों में भिन्नताएं मानवीय समुदाय के लिए अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं, जो संभववादी विचारधारा का मूल दर्शन है। मतलब ये दोस्तों इनके कहने का आशय ये है कि मनुष्य जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो होता है, मनुष्य अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां होती हैं, अलग अलग प्रकार के ऐतिहासिक तथ्य होते हैं उनके सामने, उनके हिसाब से चलता है, अलग अलग उनको भौगोलिक दशाएं होती है वहाँ पे, तो अपने अपने हिसाब से लोग करेंगे, वहाँ पे कोई बाध्यता नहीं है। ब्लास के शब्दों में आगे है कि प्रकृति संभावनाएं निर्धारित करती है तथा मानव आवास हेतु संभावनाएं प्रदान करती है। मानव अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं क्षमताओं के अनुसार इनका उपयोग करता है। मतलब कितनी क्षमता है मनुष्य की, उसके अकॉर्डिंग, उसकी कितनी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग, और उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक। इसी संदर्भ में ब्लास ने एक अन्य स्थान पर भी लिखा है कि प्राकृतिक वातावरण में अनेक संभावनाएं विद्यमान रहती हैं तथा इन संभावनाओं का उपयोग पूर्णतया मानवीय चयन पर निर्भर करता है। दोस्तों इंग्लैंड है तो वहाँ पे इंग्लैंड की जो धरती, मतलब आप जो है आप एशिया की तरफ, एशिया के उत्तरी भाग में जाएंगे तो वहाँ पे जो में जाएंगे वहाँ पे ठंडी इलाका, तो वहाँ पे दूसरी चीज, वहाँ पे संभावना है, तो जमीन वहाँ पे भी दी रखी है भगवान ने या प्रकृति ने, वहाँ पे भी जमीन है और अपने दक्षिण में भी जमीन है, जहाँ भारत में भी जमीन है, लेकिन वहाँ की जमीन पर कुछ और उग सकता है जो यहाँ की जमीन पर सुटेबल नहीं है, और जो यहाँ की जमीन पर सुटेबल है वो वहाँ की जमीन पर नहीं उग सकता है। तो मनुष्य को ये छूट है कि जिस हिसाब से उसकी भौगोलिक परिस्थिति है, जिस हिसाब से उसका सांस्कृतिक, व्यवहारिक इत्यादि क्षेत्र है, उसके हिसाब से वो बो सकता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कहीं भी हो, हर जगह संभावनाएं होती हैं और हर जगह व्यक्ति उसका उपयोग करता है अपने संदर्भ में, ठीक। ये बात बताई विडाल डी लाब्लास ने। आगे बढ़ते हैं। संभववाद की विचारधारा के समर्थकों में जीन ब्रून्स का विशेष योगदान विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने मानव को एक ऐसा सक्रिय कारक माना है जो निरंतर वातावरण में परिवर्तन करने में सक्रिय रहता है। ब्रून्स का विचार था दोस्तों कि यद्यपि मानव अपने पर्यावरण में सक्रिय रहता है, लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वह प्रकृति का दास है। इन्होंने कहा, जीन्स ब्रून्स ने, कि मानव प्रकृति का दास नहीं, ये जरूर है कि मानव को प्रकृति के द्वारा पर्यावरण इत्यादि वगैरह उनको जो है संभावनाएं मिली होती है, लेकिन मानव पर्यावरण का दास नहीं है। इस संदर्भ में ब्रून्स ने लिखा कि मानव पूर्णतः अकर्मण्य है, नहीं हो सकता। वह अकर्मण्य तभी हो सकता है जब भौतिक विश्व उसे अकर्मण्य कर दे। वास्तव में जब तक उसके भौतिक शरीर में प्राण रहता है तब तक वह क्रियाएं व प्रतिक्रियाएं करता रहता है। मतलब जब तक उसके शरीर में प्राण है तब तक वह अपने हिसाब से चल सकता है, प्रकृति के द्वारा प्राप्त संभावनाओं को अपने हिसाब से डील कर सकता है। ब्रून्स ने मानव के प्रकृति के साथ समायोजन पर बल दिया है। ब्रून्स ने मानवीय आदतों पर बल देते हुए लिखा है दोस्तों कि पृथ्वी की सतह पर मानव जाति के लिए सभी कुछ उसकी आदतों पर निर्भर करता है, जिसके द्वारा वह भौतिक तथ्यों को भली भांति समझकर उन भौतिक तथ्यों के साथ बुद्धिमत्तापूर्ण समायोजन स्थापित कर सकता हो। ब्रून्स के शिष्य फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता डिमांजिया ने संभववादी विचारधारा का समर्थन करते हुए मानवीय क्रियाकलापों को अधिक महत्व प्रदान किया है। उन्होंने अपने ग्रंथ एंथ्रोपोजियोग्राफी, दोस्तों इनकी एक ग्रंथ है, उसमें बताया, मानव की समस्या में लिखा है दोस्तों इन्होंने कि उपजाऊ मिट्टी में, एंथ्रोपोजियोग्राफी इनका एक जो ग्रंथ है उसमें लिखा कि उपजाऊ मिट्टी में उस समय तक अच्छी कृषि नहीं की जा सकती जब तक मानव अपनी शक्ति एवं तकनीकों का उपयोग न करे। मान लिया कोई ऐसी जमीन है वो बहुत ही उपजाऊ है,
ठीक। लेकिन अगर मानव अपनी तकनीकों का उपयोग ना करे, उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग ना करे, उन्नत किस्म की डाई यूरिया वगैरह इत्यादि जो फर्टिलाइजर वगैरह है उनका उपयोग ना करे, तो वहाँ पे अच्छी कृषि नहीं की जा सकती दोस्तों। ठीक। तो यही बात कही किसने, डिमांजिया ने। अगला दोस्तों रसेल स्मिथ कुछ कहते हैं। रसेल स्मिथ ने कहा, संभाववादी विचारधारा का इन्होंने भी समर्थन किया है और इन्होंने बताया कि उन्होंने इसने मानव क्रियाकलापों को महत्व प्रदान करते हुए लिखा कि मानव पृथ्वी का मात्र निवासी ही नहीं है, वरन वह एक निर्माणकर्ता, भू आकृति कारक एवं पृथ्वी का परिवर्तन करता भी है। संक्षेप में स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि संभाववादी विचारधारा में वातावरण की शक्तियों की अपेक्षा मानवीय शक्तियों को अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। संभाववादी विचारक प्रकृति की पूर्ण अवहेलना नहीं करते। प्रकृति मानवीय क्रियाकलापों के लिए एक विस्तृत प्लेटफार्म का निर्माण करती है। इस प्लेटफार्म की सीमाओं के अंदर मानव अपनी इच्छा से कार्य करता है। जैसे जैसे मानव विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे प्रकृति की सीमाओं का बंधन ढीला होता चला जाता है। दोस्तों कहने का आशय ये है, जैसे जैसे मानव ने पहले मान लिया, पहले की कृषि को दूसरे प्रकार से की जाती थी, बाद में हरित क्रांति आई, कृषि के क्षेत्र में एक नई जो है विस्तारवादी नीति, कृषि में क्या हुआ है, एक विस्तार हुआ कृषि में, जहाँ पे जो है 1 बीघे में 1 क्विंटल गेहूं वगैरह उत्पन्न होते थे, आजकल 3 से 4 क्विंटल गेहूं उत्पन्न हो रहे हैं। ये सब हरित क्रांति का प्रभाव है। और धीरे धीरे जिस प्रकार से आधुनिकता बढ़ती जा रही है समाज में, उसी प्रकार से प्रकृति का जो बंधन है मनुष्य के प्रति, वो ढीला होता जा रहा है। यही बात इसमें बताई गई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। तो यहाँ पे इतनी बातों को क्लियर करते हुए बहुत सारे विद्वानों ने बताया, जिसमें आपके जो है रसेल स्मिथ, उसके बाद में आपके जीन्स ब्रूंस, उसके बाद में जो है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता डिमांजिया, इसके बाद में ब्लास, ठीक, बीडाल डीला ब्लास या वाइडल डीला ब्लास, इसके बाद में फेब्रे इत्यादि वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने संभववाद को क्या दिया है, एक नई गति, नई दिशा प्रदान की है। फेब्रे हैं, उसके बाद में बहुत सारे विद्वानों ने, जैसे कि कौन कौन से हैं फिर से एक बार देख लीजिए, फेब्रे हैं, ब्लास हैं, ब्रूंस है, डिमांजिया है। ये सब भूगोलवेत्ता कौन से हैं, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है। जबकि ईसा बोमेन और कार्ल सावर, ये दोनों अमेरिकन भूगोलवेत्ता जिन्होंने इस विचारधारा को विकसित करने में मदद दी है। ठीक, तो दोस्तों मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।